एसएसबी इंटरव्यू होता तो ऑन एन एवरेज 40 मिनट का है, बट ये 40 मिनट आपका इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स के अंदर सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल कुमार शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं एसएसबी साइक की वीडियो सीरीज़ के ऊपर। दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूं, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 फ्रीक्वेंट एंड द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स दैट एन एसएसबी एस्पायरेंट टू इन एन एसएसबी इंटरव्यू। ये वीडियो दोनों फ्रेशर्स एंड रिपीटर्स के लिए हैं। फ्रेशर यानी कि वो लोग जिन्होंने अभी तक एक बार भी एसएसबी नहीं दिया। स्मार्ट तरीका यही कहता है कि अगर आप दूसरों की गलती से सीखते हो और आप वो गलती रिपीट नहीं करते, तो ये एक सक्सेस की तरफ आपको लेके जाता है। रिपीटर्स यानी कि वो लोग जिन्होंने आज तक एक से ज़्यादा एसएसबी दे रखे हैं। रिपीटर्स के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप बार बार एसएसबी में जा रहे हो, तो अगर आप सेम गलती अगर रिपीट कर रहे हो, तो फिर गाइस आपको रिजल्ट भी सेम मिलेगा। ये जो कंप्लीट वीडियो है, मैंने 3 डिफरेंट पार्ट्स में मैंने डिवाइड किए। वेरी फर्स्ट, प्री इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू से पहले। सेकंड, ड्यूरिंग द इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू के दौरान। एंड थर्ड, पोस्ट इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू के बाद में। तो ये जितनी भी हम मिस्टेक्स करते हैं, हम इन तीनों डिफरेंट फेज में हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्री इंटरव्यू। फर्स्ट, आस्किंग द जीके एंड द टेक्निकल क्वेश्चंस फ्रॉम द इंटरव्यूड कैंडिडेट्स। दोस्तों, आपने ये बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स वेट करते हैं उन कैंडिडेट्स का जिनका ऑलरेडी इंटरव्यू हो चुका है, इसलिए ताकि उनसे हम ये पता कर सके कि उनसे क्या जीके के क्वेश्चंस और क्या टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दोस्तों, इस तरीके से आप अपने ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप कर देते हो। दोस्तों, अगर आपको आंसर नहीं पता होगा तो इंटरव्यू रूम में घुसने से पहले ही आप प्रेशर के अंदर होंगे। और हैरानी की बात यह है कि बहुत बार तो ऐसे केस सिनेरियोज होते हैं कि आपसे वो जीके के क्वेश्चंस, वो टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे पूछे ही नहीं जाते, और आप पूरा इंटरव्यू से डर में बिता देते हो कि कहीं वो आपसे वो एक क्वेश्चन ना पूछ ले। अगर आपको इंटरव्यू में अगर सक्सेस पानी है, तो आपको ये डर अपने साथ नहीं लेके जाना चाहिए इंटरव्यू रूम में। Second, not analyzing your psychology and GTO performance in your current SSB. एनालाइज ना करना आपको कभी भी आगे नहीं लेके जाएगा। बहुत फ्रीक्वेंटली इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि हाउ वाज योर साइकोलॉजी टेस्ट एंड हाउ वाज योर जीटीओ टेस्ट। एंड बहुत बार कैंडिडेट सिर्फ इसका आंसर ये वन वर्ड करते हैं, ओनली गुड सर, और बहुत बार लोग सिर्फ आंसर इसका सोचते रहते हैं क्योंकि उन्होंने इसके बारे में कंसीडर किया ही नहीं, उन्होंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। जबकि आपको उनको अच्छे से बताना चाहिए कि आपने किस तरीके से अपने साइकोलॉजी टेस्ट अटेम्प्ट किया। आपको उनको स्टैट्स देने चाहिए, आपको उनको बताना चाहिए कि आपकी अप्रोच क्या थी साइकोलॉजी के अंदर, आपने कितने वैट कंप्लीट किए, आपने कितनी एसआरटीज़ की, जो आपने एसआरटीज़ की उसका क्या आपकी स्ट्रैटेजी थी, आपने एसडी पूरा कंप्लीट लिखा या नहीं लिखा, एसडी के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी। जीटीओ में हम बात करें तो आपने जीडी में आपने कितनी बार अपने पॉइंट्स दिए, क्या आपने जीपी के अंदर कंक्लूड किया, आपने कैसे कैसे पॉइंट्स वहाँ पे जीपी के अंदर बताए, पीजीटी के अंदर आप कौन से स्टेज तक गए, आपने कितनी बार आइडियाज़ दिए और इम्प्लीमेंट किए, आपका कमांड टास्क कैसा था, आपकी कितनी बार डिफ़िकल्टी रेस की गई। तो ये सब चीज़ें हैं, वो आपको बतानी चाहिए। आप ये सब जवाब तभी दे पाओगे जब आपने अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज की होगी। थर्ड, गेटिंग कंफर्मेशन फ्रॉम अ अदर कैंडिडेट व्हाइल सिटिंग इन अ वेटिंग रूम। दोस्तों, बहुत बार ऐसा केस सिनेरियो होता है कि जब 3 कैंडिडेट को एक साथ वेटिंग रूम में बिठाया जाता है एंड वन बाय वन उनकी चांस आती है। जब वो वेट कर रहे होते हैं तो कैंडिडेट्स अपने आंसर दूसरे कैंडिडेट से शेयर करते हैं। वो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको कंफर्म करे कि उनका आंसर सही है या नहीं है। दोस्तों, ये बहुत बुरी स्ट्रैटेजी होती है क्योंकि आप ये सोचिए, पहले तो आप एक ऐसे कैंडिडेट से कंफर्म कर रहे हो जिसके बारे में आप जानते भी नहीं हो, उसकी परफॉर्मेंस आप जानते नहीं हो। दोस्तों, आप लोगों को एहसास भी नहीं होता कि आप कितनी बड़ी गलती करते हो, क्योंकि जस्ट बिफोर एंटरिंग अ इंटरव्यू रूम आप अपने पे भरोसा ना करते हुए किसी और पे भरोसा कर रहे हो। तो गाइस, अगर आप ऐसे जाओगे तो आप एक अंडर कॉन्फिडेंट कैंडिडेट बन जाते हो, जिसकी वजह से आप अच्छे जवाब दे नहीं सकते क्योंकि आपने अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, किसी और पे ट्रस्ट करके जा रहे हो। आपको बताना चाहूँगा, इंटरव्यू क्लियर करने के लिए सबसे मेन की होती है कॉन्फिडेंस, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। फोर्थ, नॉट एनालाइजिंग योर प्रीवियस एसएसबी परफॉर्मेंस। ये पॉइंट रिपीटर्स के लिए है जिन्होंने अपने एसएसबी पहले दे चुके हैं और उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप पहले क्यों नहीं सिलेक्ट हो पाए, और इसका जवाब आपको इंटरव्यू रूम में नहीं ढूंढना होता, इसका जवाब आपको एसएसबी में आने से पहले ही आपको पता रहना चाहिए। देखो गाइस, अगर आप इसका आंसर नहीं ढूंढ पाओगे तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर के ऊपर यही इंप्रेशन जाता है
कि अगर आपको अभी भी नहीं पता कि आप पिछली बार क्यों नहीं सिलेक्ट हुए, तो इसका मतलब आपने कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं की अपने ऊपर। इनफैक्ट आपको अच्छे से बताना चाहिए इंटरव्यूइंग ऑफिसर को कि आपने किन किन रीज़न की वजह से आप सिलेक्ट नहीं हुए। आप जितने आप रीज़न बताओगे उतना ही आपके फेवर में जाएगा, क्योंकि इंटरव्यूइंग ऑफिसर यही सोचेगा कि इस कैंडिडेट ने बहुत अच्छे से एनालिसिस की है। फिर आपसे वो ये पूछेगा कि जिन चीज़ों में आप लैग किए उस पर आपने किस तरीके से मेहनत की। तो इस तरीके से आप अपना एटीट्यूड शो कर सकते हो और आप ये शो कर सकते हो कि आप में ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है। और अगर कहीं आप लैग कर रहे हो तो आप उन क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आप मेहनत करते हो। तो ये सब आपको अपने रिस्पॉन्सेज से उनको बताना पड़ेगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो हम ड्यूरिंग द इंटरव्यू करते हैं। फिफ्थ, मोस्ट कॉमन वीकनेस। फर्स्ट, हैंडराइटिंग। सेकेंड, इम्प्रूविंग द जीके। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे पूछता है कि टेल मी योर वीकनेसेस, तो आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि वो आपसे क्वालिटीज़ के टर्म में पूछ रहे हैं, स्किल्स के टर्म में नहीं पूछ रहा। बहुत लोग क्या करते हैं कि इसका आंसर सबसे पहले तो देते हैं कि दे नीड टू वर्क अपॉन देयर हैंडराइटिंग एंड सेकंड दे नीड टू वर्क अपॉन देयर जीके। अभी आपको जानने की ज़रूरत है, अगर 40 लोग स्टेज 2 के अंदर आते हैं तो मोर देन 35 लोग का जवाब यही होता है कि दे नीड टू वर्क अपॉन देयर हैंडराइटिंग एंड दे नीड टू वर्क अपॉन देयर जीके। इस चीज़ का रीज़न इसलिए है क्योंकि बहुत लोग व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे इतने सारे ग्रुप ज्वाइन करके रखे हैं और कुछ लोग अपने गुरु से पूछ के आते हैं कि उनको अपनी वीकनेसेस तो बतानी ही नहीं है। आप लोगों को गाइस ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप अपनी वीकनेस नहीं बताओगे तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर को आप ये कैसे कन्वे करोगे कि अगर आप में कोई वीकनेस होती है तो आप किस तरीके से उस वीकनेस को इम्प्रूव करने के लिए काम करते हो, क्योंकि ये क्वालिटी होती है। अगर हम बताएंगे ही नहीं और अगर हम छुपाते रहेंगे तो गाइस फिर हम अपनी क्वालिटी शो नहीं कर पाते। आप लोग ये रिलेट कीजिए कि बहुत बार इंटरव्यू ऑफिसर आपसे एक क्वेश्चन रिपीटेडली पूछता रहता है पर हम उसका जवाब ढंग से देते नहीं है। गाइस वो इसलिए करता है क्योंकि इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपकी क्वालिटीज जानना चाहता है। तो गाइस अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप अपनी वीकनेस इंटरव्यूइंग ऑफिसर को नहीं बताओगे तो दोस्तों आप अपने सिलेक्शन के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो। इंस्टेड आप अपनी वीकनेस छुपाओ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी वीकनेस उनको बताओ और बताओ कि आप किस तरीके से मेहनत करते हो। ये आपको पक्का सेलेक्ट करवाने में हेल्प करेगा। सिक्स्थ, हाइडिंग द इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज दैट यू हैव पार्टिसिपेटेड इन स्कूल, कॉलेज एंड ऑफिसेस। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम इंटरव्यू के दौरान अपने लाइफ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स या एक्टिविटीज़ या गेम्स एंड स्पोर्ट्स वो हम बताते ही नहीं है इंटरव्यूइंग ऑफिसर को। इसके बहुत सारे डिफरेंट रीजंस होते हैं। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो रीज़न होता है कि हमको उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स या इवेंट की डिटेल्स या रूल्स हमको नहीं पता रहती और हम इस डर से अपने उस पर्टिकुलर इवेंट को मेंशन ही नहीं करते पीआईक्यू के अंदर। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कंसिडर कि एक कैंडिडेट ने 2 साल बैडमिंटन खेला है बट उसको सारे रूल्स नहीं पता, ग्राउंड के डायमेंशंस नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि नेट की हाइट कितनी होती है। तो वो क्या करता है कि इस डर से वो अपने इवेंट को अपने पीआईक्यू में मेंशन ही नहीं करता, ना ही अपने एसडी में मेंशन करता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि जिन इवेंट्स में आपने पार्टिसिपेट किया है तो आपको उन इवेंट की एग्जैक्ट डिटेल्स आपको पता रहनी चाहिए। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए बट अगर इफ़ इन केस डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो इसके लिए आप चिंता मत कीजिए। आप हमेशा ये जवाब दे सकते हो कि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं पता बट आपको ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पता है। अब हम दूसरे केस के बारे में बातचीत करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट ने उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट तो किया है बट वो भूल जाता है कि उसने कभी पार्टिसिपेट किया ही था। अब ये बात रहती है कि वो छुपा तो नहीं रहा बट उसको खुद ही नहीं पता कि उसने पार्टिसिपेट किया। ऐसा होता है बहुत बार कि फॉर एन एग्जांपल जब लोग कॉलेज पास कर जाते हैं और ऑफिस के अंदर काम कर रहे होते हैं तो उनको याद नहीं रहता कि उन्होंने 7th 8th या 9th क्लास के अंदर कौन कौन से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था। बहुत बार ऐसा केस सिनेरियो होता है कि एक पर्टिकुलर कैंडिडेट बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता है तो उसकी वजह से कुछ इवेंट्स उसको याद नहीं रहते। तो इस केस में आपको ये करना चाहिए कि आपकी जो डॉक्यूमेंट फाइल है जिसके अंदर हम अपने सर्टिफिकेट्स रखते हैं, आपको पहले अपने पास खोलने चाहिए और आपको देखना चाहिए कि आपने कौन कौन से इवेंट्स में आपने पार्टिसिपेट किए हैं। तो इस तरीके से आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूइंग ऑफिसर को ये बता सकते हो कि आप कितने वर्सटाइल हो, कि आपने बहुत सारे स्पोर्ट्स के अंदर एंड बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेशन आपने किया है। अब मैं आपको तीसरा केस बताता हूँ। कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि जो एक्टिविटीज़ उन्होंने की है तो वो उनका इतना वर्दी समझते ही नहीं है कि उनको पीआईक्यू या एसडी में मेंशन किया जाए। और ऐसा बहुत बार केस सिनेरियो होता है कि कैंडिडेट के पास ज़्यादा अच्छे इवेंट होते हैं
कि उनको पहले लिखा जाए और इन छोटे इवेंट्स को बाद में। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर स्पोर्ट्स के अंदर अगर आप मिनिमम 4 इवेंट्स लिख रहे हो तो आप बाकी के इवेंट्स आप स्किप कर सकते हो। ये जो बाकी के इवेंट जो आप पूरे पीआईक्यू के अंदर नहीं मेंशन कर रहे, ये आप उनको वर्बली इंटरव्यूइंग ऑफिसर को आप बता सकते हो। पर आप ये पूरी कोशिश कीजिए कि आप एटलीस्ट 4 स्पोर्ट्स की इवेंट एंड 4 ग्रुप एक्टिविटीज ज़रूर मेंशन करें। अगर आपने नहीं की तो बात डिफरेंट है, पर पहले आपको एनालिसिस करना चाहिए और फिर आप अपना पीआईक्यू फॉर्म फिल कीजिए। 7th, टेलिंग अ लाई इन एन इंटरव्यू। ये सबसे बड़ी गलती कैंडिडेट्स करते हैं इंटरव्यू के अंदर झूठ बोलने के लिए। जनरली लोग अपने फेलियर्स, मिस्टेक्स या अपने कम मार्क्स इन सब को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। दोस्तों ये आपको समझने की ज़रूरत है कि जो इंटरव्यू कैंडिडेट्स जिस पोजीशन पे बैठे हैं वो बहुत मेहनत करके वहाँ पे पहुँचे हैं। उन्होंने कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्सेज किए हैं, इसी वजह से वो आपके हर एक झूठ को कुछ ही सेकंड्स में पकड़ लेंगे। दूसरी बात ये, अगर इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे इम्प्रेस है ऑलरेडी और वो आपको रिकमेंड करना चाहता है और विद टाइम उसको पता चला कि आप तो झूठ बोल रहे हो, तो दोस्तों आपकी जितनी भी परफॉर्मेंस है वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। झूठ एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर बिल्कुल प्रेज नहीं करता। इनफैक्ट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके नंबर कम आए हैं, अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ जैसे कि एनडीए, एफकैट, सीडीएस या और कोई एग्ज़ाम, या आपकी अगर 11th के अंदर कंपार्टमेंट आई है, आप 12th के अंदर फेल हुए हो, आप बिल्कुल इनको एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप अपनी मिस्टेक्स या अपनी शॉर्ट कमिंग्स अगर एक्सेप्ट करते हो तो गाइज एक फर्स्ट स्टेप है इम्प्रूवमेंट्स की तरफ, और ये क्वालिटी इंटरव्यूइंग ऑफिसर बहुत प्रेज करता है। पर ऐसा नहीं कि अगर आप सिर्फ एक्सेप्ट कर लोगे ये आपके फेवर में जाएगा, नहीं। इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे जानना चाहेगा कि आपको पता है कि आप पेपर क्लियर नहीं कर पाए, तो फिर आपने आगे के स्टेप्स क्या किए कि आपके पेपर क्लियर हो जाए। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि आपने किस तरीके से प्रीवियस ईयर किए, आपने किस तरीके से अपने दोस्तों की हेल्प ली, आपने कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, आपने कैसे प्रैक्टिस की। आपको ये सब बताना पड़ेगा क्योंकि वो यही सभी जानना चाहते हैं। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ एकदम ऑनेस्ट रहें। 8th, वन वर्ड आंसर। बहुत बार ऐसा केस सिनेरियो होता है कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे पूछता है कि हाउ इज़ योर रिलेशन विथ योर फादर, हाउ इज़ योर रिलेशन विथ योर गर्लफ्रेंड, और हाउ वाज योर साइकोलॉजी टेस्ट। और मैक्सिमम कुछ कैंडिडेट्स यही जवाब देते हैं, गुड सर। कैंडिडेट्स आप अपने आप से खुद ही पूछ सकते हैं कि कौन ऐसे ऐसे जवाब देता है। जब भी गाइज अगर आप वन वर्ड रिस्पॉन्स दे रहे हो तो ये आपके बारे में कुछ नहीं बता रहा। इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे क्वेश्चन इसलिए ही पूछ रहा है ताकि आपकी क्वालिटीज जान पाए। जो रिपीटर्स हैं वो बिल्कुल मेरे साथ रिलेट कर सकते होंगे कि बहुत बार इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे एक ही क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में पूछता है, और इसका रीज़न ये होता है कि वो आपकी क्वालिटीज जानना चाहता है। वन वर्ड रिस्पॉन्स ये शो करता है कि आपने कभी एनालाइज ही नहीं किया इस सिचुएशन के बारे में। मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो आप हमेशा थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव आंसर दीजिए। ब्रीफ में दीजिए बट थोड़ा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। अगर इंटरव्यूइंग ऑफिसर और डिटेल में पूछता है तो फिर आप उनको अच्छे से बताइए। गुड, बैड, ऐसे रिस्पॉन्सेज आपके लिए फेवरेबल नहीं होंगे। 9th, नॉट मेकिंग आई कॉन्टैक्ट्स। दोस्तों बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में बहुत कुछ बताती है, और स्पेशली बात करें आंखों की तो आईज स्पीक्स अ लॉट अबाउट यू। आंखों से आपको पता चल जाता है कि कब आप आंसर बना रहे हो, कब आप सच बोल रहे हो, या कब आप आंसर ढूंढ रहे हो अपने पास्ट से। तो आपको ये बहुत जानने की ज़रूरत है कि आईज आर वेरी इंपॉर्टेंट। किसी का कॉन्फिडेंस अगर चेक करना है तो उनके आई कॉन्टैक्ट से आप बिल्कुल बता सकते हो। मैं आपको ये बताता हूँ कि आप अपने जीके इम्प्रूव करने के लिए काम करोगे, आप अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए काम करोगे, बट अगर इंटरव्यू के दौरान अगर आप प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट नहीं बना रहे और आप बार बार आंखें अगर हटा रहे हो, देयर इज़ अ रीज़न फॉर दिस। आई कॉन्टैक्ट आपका कॉन्फिडेंस शो करता है, और कॉन्फिडेंस एक ओएल क्यूज है जो वो लोग देख रहे हैं। अब थोड़ा बहुत आई कॉन्टैक्ट हटे वो चलेगा, बट ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऑल द टाइम आप विंडो की तरफ देख रहे हो या कहीं और देख के आंसर ढूंढ रहे हो फिर बता रहे हो, या मैक्सिमम टाइम आप कहीं और ही देख रहे हो। आपको आई कॉन्टैक्ट बना के रखना बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू के सक्सेस के लिए। अब हम बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो कि हम पोस्ट इंटरव्यू के दौरान करते हैं, यानी कि इंटरव्यू खत्म होने के बाद। 10th, नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द क्वेश्चंस दैट यू आर नॉट एबल टू आंसर इन एन इंटरव्यू। इंटरव्यू के दौरान बहुत बार ऐसा होता है कि आप सारे क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाते, पर दोस्तों आपके पास मौका होता है जिन क्वेश्चन का आप आंसर नहीं कर पाए
तो 5th डे यानी कि कॉन्फ्रेंस के दिन आपके पास एक और मौका है जहाँ पे आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हो। दोस्तों, कॉन्फ्रेंस के दौरान अगर इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे सेम क्वेश्चन वापस पूछता है और आप उनका जवाब दे देते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने आखिर में ही बाजी पलट दी जाती है और आप रिकमेंड हो जाते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हर एक टेस्ट के बाद आपको अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती है और आपको खुद नहीं पता ये क्वालिटीज़ आपको कब आपके फेवर में जाएगी। आपको इंटरव्यू के बाद आपको लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाने चाहिए कि जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने आपसे पूछे हैं, उन क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिए जिनके आप आंसर नहीं दे पाए, उनके आप आंसर ढूंढिए। आपके पास बहुत सारे मौके होते हैं, आपके पास इतने सारे लोग होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं आंसर। जो मिस्टेक्स हमने अपनी वीडियोस में डिस्कस की हैं, इनके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर हमको काम करना चाहिए। एसएसबी का इंटरव्यू क्लियर करने के लिए सबसे बड़ी की होती है कॉन्फिडेंस। ऐसा होना चाहिए गाइस कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप हर एक क्वेश्चन को हैंडल कर लोगे। आपको आंसर आता हो या आंसर नहीं आता हो, पर आप हैंडल कर सकते हो। अगर आप में कॉन्फिडेंस है गाइस, तो आप बिल्कुल सेलेक्ट होंगे एसएसबी के इंटरव्यू में। जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स ये वीडियो देख रहे हैं, वो अपने वैल्यूएबल इनपुट्स डेफिनेटली अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। आप बिल्कुल बताइए कि आपने किन किन चीज़ों पे इम्प्रूव किया, आपका क्या एक्सपीरियंस था एसएसबी के इंटरव्यू के दौरान। मैं सारे व्यूअर्स को ये सजेस्ट करता हूँ कि ये वीडियोस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और स्पेशली उन कैंडिडेट्स के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिए जो कि अभी फ्यूचर में एसएसबी देने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमको पहले ही बहुत सारी चीज़ों को पता रह जाए तो हम सिलेक्शन के बहुत पास जा सकते हैं। आप लोग मुझे ये भी बता सकते हो कि और कौन से टॉपिक है जिनके ऊपर आप चाहते हो मैं वीडियोस बनाऊं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की हेल्प कर सकूं। इसी के साथ दोस्तों मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद।